जूते काटने वाले से लेकर रेहड़ी पट्टी वाले से लेकर मजदूरी करने वाले तबके में हर दिन रहा हूं, और किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, इसकी बिना परवाह किए हुए रात और दिन मशक्कत करता रहा, मेहनत करता रहा। और उसी की देन है कि अलग तरह की हवा थी, उसके बावजूद भी हमने जो हमारे सामने प्रत्याशी था, जिसका हिंदू मुसलमान में नाम चलता था, 5-5 गाड़ी पुलिस की लेकर चलता था, हजारों करोड़ का मालिक है, जनता ने उसी बाबा साहब के संविधान की वजह से और उसी ताकत की वजह से मुझे एमएलए बनने का मौका सदन में आप लोगों ने, गरीब गुरबा लोगों ने दिया। ये जो समय है, मेरे मन में बात आई कि संविधान दिवस है, हालांकि जितने बड़े लोग हैं वामसेवक के और दूसरी जानकारी रखने वाले, सामाजिक बहुजन मोर्चे से जुड़े हुए लोग, बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग, मेरा मन तो ये था कि मैं मेरठ की धरती पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूं, जिसमें से देश के बड़े बड़े लोगों को वहां पर बुलाया जाए और संख्या ज्यादा इकट्ठी की जाए, जिससे लोगों को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन क्योंकि ये उपचुनाव आ गया, कई नेता बिजी हो गए, तो वो प्रोग्राम दूसरी तरीके से तब्दील हो गया। लेकिन मन में ये भाव रहा कि अगर कुछ करना ही है तो चलो कर देते हैं। तो ये मन एकदम से अचानक से बना लिया अभी 10-5 दिन में ही कि चलो पद यात्रा कर देते हैं। किस चीज के नाम पर पद यात्रा? संविधान बचाओ पद यात्रा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो कॉलेज है, अम्बेडकर कॉलेज, यहां से शुरुआत करके सैराब गेट, हापुड़ स्टैंड, बच्चा पार्क से कचहरी पर आके बाबा साहब की मूर्ति पर खत्म कर देंगे पद यात्रा। अब कई लोग कहेंगे कि इसका क्या फायदा? हमने उनसे कहा कि अगर सारे काम लोग फायदे के लिए करने लगे तो मैं समझता हूं फिर सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं आ सकता। तो ये आपका दौर है, ये आप समझना और मानना। कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आज जितने भी शेड्यूल कास्ट के बच्चे यहां पर होंगे, पहले एडमिशन पाते थे, स्कॉलरशिप आती थी और फीस पूरी हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ? जीरो बैलेंस पे नहीं एडमिशन है, पहले गरीब से भी पूरी फीस जमा करवाएंगे और उसके बाद आपका दाखला होगा, चाहे आपका स्कॉलरशिप आए और चाहे ना आए। आरक्षण की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए तमाम बड़े लोग जो गद्दी पर बैठे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, पहले आरक्षण का विरोध किया करते थे और आज खुद ही 10% आरक्षण दे दिया। क्या बताओ, नहीं दे दिया? अखबारों में आपने पढ़ा होगा। मैं किसी जात से परहेज नहीं करता, मैं किसी जात की मुखालिफत करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ या किसी जगह नहीं जाता। लेकिन मैं बात कहता हूं, जो समाज का पीड़ित, दबा, कुचला, वंचित, शोषित और कमजोर वर्ग है, लोग कहते हैं कि तुम बाबा साहब की बात करते हो सदन से लेकर सड़क तक, क्या है ऐसा? मैंने कहा तुमने अगर उनके विचार को पढ़ लिया और जान लिया तो तुम भी उसी रास्ते पर चलोगे। अगर छल और कपट नहीं है तुम्हारे अंदर, उससे क्या है उनका विचार? मैं इनकी एक लाइन में अगर बताऊं उनके विचार के बारे में, तो समाज का दबा, कुचला, पीड़ित, लाचार, बेबस और कमजोर जो वर्ग है उसको बराबरी पर लाने का विचार ही बाबा साहब का विचार है और उसको बना ले आओ तो माए। लेकिन पिछले आपने 8 से 10 सालों में और पिछले और उससे पहले सालों में देखा होगा, हर दिन उसको और पीछे धकेला जा रहा है। कैसे धकेला जा रहा है बताइए? महंगाई चरम पर है या नहीं? अगर कोई विपत्ति आती है, अगर कोई दुश्वारी आती है, अगर कोई पीड़ा आती है तो सबसे पहले गरीब को परेशान करती है। ये महंगाई, अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस महंगाई से। अगर फर्क पड़ता है तो उसको पड़ता है जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए, खाने के लिए पूरे दिन मशक्कत करता है, तब भी उसकी पूर्ति नहीं होती। उसको फर्क पड़ता है महंगाई से, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देश में बैठी हुई सरकार और इसके नुमाइंदे, मेरठ का हाल देखिए आप। दूसरी बार सरकार है विधानसभा में,
मुख्यमंत्री दूसरी बार है, बीजेपी की सरकार दूसरी बार है, दूसरी बार सरकार है भाजपा की केंद्र में। और कहीं जाकर घूम के देख लीजिए, कहीं जाकर घूमकर इस पूरे मेरठ में रोज एक न एक मंत्री जरूर आता है मेरठ में। मुख्यमंत्री जी का दौरा है भी 30 तारीख को, कचहरी में जाम लगा हुआ था परसों, मैं भी निकल रहा था तो सामने से भाजपा के नेता दूसरी गाड़ी से आ गए, न इधर को चल पा रहे थे न वो आगे चल पा रहे थे, शीशा खुला हुआ था, आमने सामने संवाद हुआ तो चर्चा बढ़ी। मैंने कहा तुम लोगों ने सर्किट हाउस में खड्डे कर दिए, इतने मंत्री आते हैं रोज शहरों से, रोज एक मंत्री आता नया, एक काम बताओ जो मेरठ के लिए तुम लाए हो। जवाब नहीं था क्योंकि सड़क गाड़ी चल नहीं रही थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आ रहे 30 तारीख को मेरठ में, एक काम मांग लो मेरठ के लिए। तेरे क्या? मैं कि पूरा मेरठ जाम में फंसा हुआ है, जिधर जाओ जाम ही जाम है। बताओ बात सही है गलत है? मगर एक चीज मांग लो, मैं मान लू तुम्हें, अगर वो अच्छा चाहते हैं मेरठ के लिए, एक रिंग रोड के लिए पैसे मांग लो। और मगर तुम्हारी हिम्मत है जो मांग के दिखा दो, पूरा करके दिखा दो, मान लो तुम्हें। एक पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे मेरे को, मैं विधायक होने के नाते वहीं पर था, हमने बात रखी, कहा कि सरकार नहीं पैसे देगी, एमडीए देगा। मैंने कि एमडीए तो पहले से तनख्वाह नहीं दे पा रहे अपने कर्मचारियों की, डेवलपमेंट का काम क्या करेगा? हाँ, एक काम कर सकता है कि कैसे भूमाफियाओं को मदद की जाए। पूरे क्षेत्र में घूमकर देख लीजिए, कॉलोनियां 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 कटती जा रही है, नहीं कट रही क्या बता दो? अरे आपका तो आसपास सबसे ज्यादा अब्दुल्लापुर के आसपास आप हाल देखते हैं, इन्हीं भाजपा के लोगों के साजिश में चल रहे, रोज नाम उठते। आप बताओ, इतनी घनी आबादी बस्ती जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं, सड़कें होंगे नहीं, अस्पताल होगा नहीं, स्कूल होंगे नहीं, तो लोग जाएंगे कहां? आज जो हालात है उसको समझने और जानने की कोशिश करना नौजवान साथी। कोई कुछ बोल के जाएगा, कोई कुछ बोल के जाएगा, लेकिन असल बात वो है जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हो। आज इस समय पर किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वो व्यक्ति इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होता कि वो बीमार हो गया, इसलिए परेशान ज्यादा होता है कि मेरे पास लाखों रुपए में कहां से लाऊंगा। अगर 2 दिन अस्पताल में रह के आ जाए, अगर 3 दिन अस्पताल में किसी में रह के आ जाए तो पता नहीं अस्पताल लाखों का बिल ना बना दे। सबसे गरीब आदमी जाता है सरकारी अस्पताल। इनकी मंशा है हर चीज को खत्म करने की। ये सरकारी संस्थान किसके लिए है? इन पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी में, सरकारी में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा। एक सरकारी इंटर कॉलेज में कौन पढ़ता था? गरीब का बच्चा। इन यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है सरकारी में? गरीब का बच्चा। लेकिन इनकी पूरी मंशा है कि गरीब पढ़ ही ना पाए, इतना महंगा कर दो शिक्षा को कि गरीब व्यक्ति को गुलाम बन जाए। इनकी मंशा गरीबी खत्म करने की नहीं है, इनकी मंशा गरीबों को खत्म करने की है, गरीबों को खत्म करने की। और साथियों, 200 साल पहले जैसे गुलामी का आलम था, एक राजा होता था और बाकी प्रजा जो वो चाहे वो करा ले, लेकिन बाबा साहब ने संविधान दिया और सबको बराबरी पर रखा संविधान में। चाहे कोई दलित का बेटा है, अगड़े का बेटा है, पिछड़े का बेटा है, गरीब का बेटा है, अमीर का बेटा है, सब संविधान में बराबर है। लेकिन जो जो सरकार आती गई, उन्होंने गरीबों को और ज्यादा अछूत वो लोग करते गए। और ये जो सरकार आई है, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई बता के जाऊंगा, अब तो सरकार इस समय मौके पर है, नाम बाबा साहब का ले सकती है, लेकिन क्रियाकलाप कोई भी बाबा साहब से मेल खाता हुआ इनका नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे नहीं, इसकी बात चर्चा में लाइए। हम लोग तो किए कोशिश कि सरकार बन जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाए, लेकिन इन लोगों ने बेईमानी से और कोई छल और कपट से, धन और बल से, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से उस पूरी सरकार को रोक दिया। ये हमारी विडंबना है कि गठबंधन खत्म हो गया और बहुजनों की वोट बिखर गई और छापर इकट्ठी हुई, तो अतुल प्रधान की जीत के रूप में आपके सामने अतुल प्रधान आपकी वोटों से किसी गांव में, मैं सैकड़ों गांव के नाम बता सकता हूं हमारे क्षेत्र में, जहां पे दलित रहते हैं, पता कर लेना।
राजधानी से शुरुआत करना, अकलपुरा लास्ट में, अकलपुरा हो, राजना हो, भमोरी हो, कुशावली हो, सलावा हो, ज्वालागढ़ हो, दौलतपुर हो, खासरदना हो, जुलेटा हो, तेरकी हो, कुलंजन हो, पावली हो, जितने, अलीपुर सबसे बड़ा गांव हमारे यहाँ 2200 वोट है एक ही गांव में। और इधर तक पार तक महसूल में तक चले जाइए, एक एक गली और मोहल्ले को बता दूंगा। इसलिए बता दूंगा कि बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। मैंने कहा एक दिन ऐसा समय आएगा कि जनता यही कहेगी अतुल प्रधान को जिता दो। आप चाहे यहां पर बैठे थे या कोई कहीं पर, हर व्यक्ति चाहता था इस बार कि अतुल प्रधान एमएलए बन जाए। क्या बताओ ये सही बात है गलत है? छूटे हम लोग कि सरकार नहीं बन पाई, नहीं तो नौजवान साथियों आपको बहुत महत्वपूर्ण तब्दीलियां होती नजर आती। लेकिन मौका है, मैं आप तमाम साथियों का, जो लोग नौजवान साथी खड़े, आप लोगों से अपील करूंगा कि देखिए मुझे खूब पता है आपके पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपको रोज मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी समय निकाला करिए। जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, वो ये जरूर जानते होंगे कि मेरी पैदाइश कोई विरासतन नहीं है। मैं किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं। मैंने तो अपने माँ बाप को बचपन में खो रखा है। कोई नहीं घर में, न माँ न बाप, न धन न दौलत, न विरासत न शोहरत, कुछ नहीं। यही यूनिवर्सिटी में रहे, छात्रों के आंदोलन किए और इसी आंदोलन से बढ़ते 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 गरीबों में, कमजोरों में घूमते घूमते विधायक बन गए। हमारी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। और एक व्यक्ति कोई पूरे इलाके मेरठ का कहीं का निकाल कर दिखा देना जो कभी अतुल प्रधान के दरवाजे पर गया हो और मेरे बस में उसका काम रहा हो, मैंने कभी उसकी जात या धर्म पूछा हो, तो कोई एक व्यक्ति ढूंढ के ला देना और मजबूती से काम करने काम किया हो। ये क्यों मनसा है? मैं तो सबसे कहता हूं, हमारे तमाम साथी है, मौका तो अभी और आएगा, चीजें बदलेंगी। क्योंकि जब भी सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भाजपा के लोग सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं मनुवाद को लागू करना। उनके मन में है कि झाड़ू लगाने वाले का बेटा बस झाड़ू लगाए। क्या बताओ ये बात सही है गलत है? इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा नहीं है। लेकिन आपसे बस एक बात कहके जाऊंगा, ये भी मौका रहेगा लड़ने का। एक लास्ट बात कहते हुए, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, गला खराब है, बोलना पड़ता है, खतरनाक में चुनाव चल रहा है। धन्यवाद। तो मैं जब शपथ ली, मैंने, अगर किसी ने मेरी शपथ देखी हो विधानसभा को, वो चली थी फेसबुक पर बहुत, तो मैं जब वहां पर पहुंचा तो बहुत दिन से सपना जिसका देखा था कि विधायक बन जाए, मेहनत कर रहे थे इतने सालों से, अगर मुसीबत देखते हैं किसी को, उसके बाद सफलता मिलती है तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो जब सदन में पहुंचे तो देखा बड़े बड़े लोग वहां पर, कोई 8 बार का एमएलए, कोई 5 बार का एमएलए, कोई इतनी बार का मंत्री, सामने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े होने वाले लोग। और देखकर कोई पहले से प्लानिंग नहीं की थी। मंच पर मैं पहुंचा, शपथ ली और एकाएक जो नारा मन से निकला वो जय भीम जय भारत का निकला। और वो इसलिए नहीं निकला कि वहां पर मुझे वोट पड़ने वाली थी। फिर मैंने मन में सोचा कि अगर ये संविधान ना होता, अगर ये ताकत संविधान की ना होती, तो अतुल प्रधान जैसा व्यक्ति कभी एमएलए नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता था। क्योंकि तो कोई आने ही नहीं देता। ये जो ताकत है वोट की, और 5वें साल में इसलिए मिलती है, इसलिए व्यवस्था बाबा साहब ने 5वें साल वोट की कि अगर कोई नकारा हो जाए, घमंडी हो जाए, काम करना बंद कर दे, आपकी बातों को, हक और हकूक को मानने लगे, तो समझ लो उसको बदल दीजिए। इसीलिए वोट का अधिकार है, इसीलिए सबसे गरीब को मिला। जब भी देश आजाद हो रहा था तब बड़े लोग नहीं चाहते थे कि गरीबों को, किसानों को, देहात के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले। वो चाहते थे कि कुछ लोगों पर वोट का अधिकार हो। लेकिन ये संविधान की देन है जो वोट का अधिकार मिला। आज महिलाओं की बात करते हैं भाजपा के लोग, अगर ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार महिलाओं को ना दिया होता तो बताओ कितनी बुरी परेशानी और दिक्कत में महिलाएं होती। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका मौका लगे, जिसका बहुत जरूरी काम हो मत आना, लेकिन जिसका मौका लगे तो जरूर पदयात्रा में शामिल हो जाना। चाहे थोड़ी दूर चल लेना,
वापिस चले जाना, लेकिन जरूर शामिल होना। आने वाले समय पर आपको हम लोग अलग अलग मोर्चों पर बड़ी लड़ाइयां लड़ते दिखाई देंगे। ये मैं आपसे वादा यहाँ पर करके जा रहा हूँ। आप लोग तो समझते हैं, आप ये जो वोट की ताकत है, इसको आप लोग तो समझते हैं, सामाजिक न्याय की परिभाषा को आप लोग तो समझते हैं, लेकिन हमारे पिछड़ी जाति के भाई अभी कई लोग नहीं समझते, जिनकी वजह से सरकार बनी हमने तो आई। जो अगर ये सोच अगर बन गई होती, अगर ये सोच बन गई होती उनकी और वो समझ लेते और हिंदू और मुसलमान के पचड़ से बाहर निकल गए होते, तो इनकी सरकार ना आती। मैं आपसे धन्यवाद दूंगा कि आप लोग मेरे लिए पहली बार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूं अमित भाई से लेकर हमारे वीरेंद्र जी से लेकर तमाम साथियों का, तोबाराम जी, राम सिंह जी, लाल सिंह जी, सहार सिंह जी, कदम सिंह जी, विजेंद्र जी, भोला भाई, श्याम सिंह जी, मेजर भाई, रोशन जी, गुड्डू, देवेंद्र, गजेंद्र, रोकी, नरेश, हमारे संजय भाई, सब लोग आए वहां से चलकर। हमारे और साथी नफीस भाई, हमारे एहसान भाई, आजाद भाई, मैं आप सबका आज कोई बात नहीं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सब लोगों को कहूंगा कि जोर से नारा बोलिए, जय भीम। सब मुट्ठी बंद करिए, जोर से हाथ उठाकर, जय भीम, जय भीम, जोर से बोलिए, जय भीम, जोर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा गला पड़ रहा नहीं, जितने आप आवाज लगा रहे सब